दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ न्यूज नाइट में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। गणतंत्र यानी भारत की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भारत की जनता को ध्यान में रखकर किया जाने वाला शासन, और इसीलिए संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल से आरंभ होती है। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन कर्तव्य पथ पर किया गया, जिसमें भारत के स्वदेशी सैन्य कौशल के साथ साथ नारी शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में चिन्हित देश की नारी शक्ति का सामर्थ्य करेंगे इसी विषय पर चर्चा आज की न्यूज नाइट में। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश मना रहा है 74वां गणतंत्र दिवस का जश्न। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी तिरंगे को सलामी। भव्य परेड का हुआ आयोजन। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। कर्तव्य पथ पर दिखा देश के गणतंत्र का गौरव। दुनिया ने देखा देश की आन बान और शान का समृद्ध प्रदर्शन। तिरंगे को पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 मिलीमीटर की भारतीय फील्ड गन से दी गई। सशस्त्र बलों के तमाम अंगों ने अपनी ताकत का दिखाया दम। रक्षा क्षेत्र में साफ दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक। परेड में दिखी भारत की सांस्कृतिक विविधता। राज्यों और मंत्रालयों की झांकी में दिखे अलग अलग रंग। कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का बजा डंका। पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवार ने परेड में लिया हिस्सा। पहली बार अग्निवीरों ने भी दिखाए जौहर। राज्य में धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस का समारोह। राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने राज्य की राजधानियों में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, ली परेड की सलामी। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने फहराया झंडा। बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर में हुआ झंडारोहण। पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में बीएसएफ के जवानों ने बांधा समा। विदेशों में भी मना गणतंत्र दिवस का जश्न। विदेशों के भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में फहराया गया तिरंगा। लोगों ने गाए राष्ट्रगान। स्वदेशी इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक की गई लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया लॉन्च। कहा वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में निर्मित एचपीवी वैक्सीन सर्वावैक भी की गई प्रस्तुत। एक फरवरी को पेश होने वाला आम बजट। पहले वित्त मंत्रालय में हुई हलवा सेरेमनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में अधिकारियों को खिलाया गया हलवा। बजट से संबंधित दस्तावेजों की तैयारी की प्रक्रिया भी शुरू। पूरी तरह पेपरलेस होगा बजट। देश भर में बड़े ही धूमधाम से मना बसंत पंचमी का पर्व। देश भर में आस्था का सैलाब। लोगों ने की मां सरस्वती की पूजा। पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। बसंत पंचमी के साथ बसंत ऋतु की हुई शुरुआत। वंदे वंदे देश मेरी जान है ईमान है मेरा। ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। ये मेरी जान है मेरी जान। ये मेरी जान है मेरी जान।
धनक से धर्म है रुतों से रीतियाँ, धनक धनक से धर्म है रुतों से रीतियाँ, चमक दमक से वेश हैं सुरीली बोलियाँ, चमक दमक से वेश हैं सुरीली बोलियाँ। ये देश क्या है तीर्थ का स्थान है मेरा। गणतंत्र की शक्ति बनी रहे, संविधान का स्वरूप सशक्त रहे, इसी उद्घोष के साथ आजादी के अमृत काल में आज देश ने मनाया 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न। गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली का कर्तव्य पथ भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की बेहद सुंदर तस्वीरों के साथ रोशन हो गया। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे मिस्र से आए राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। 74वां गणतंत्र दिवस और कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान का विहंगम नजारा, और इसी के बीच हवा में लहराता तिरंगा हमारा। समारोह की शुरुआत हुई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से। देश की अखंडता, अक्षुण्णता और शांति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने भी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय समर स्मारक पर अलग अलग युद्ध और शांति काल में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले तकरीबन 13,000 से ज्यादा वीर सैनिकों के नाम दर्ज हैं। प्रधानमंत्री ने समर स्मारक पर आगंतुक पुस्तिका में अपना संदेश अंकित किया। इसके बाद मुख्य समारोह हुआ कर्तव्य पथ पर, जहां तिरंगा लहराया और देश की आन बान और शान का समृद्ध प्रदर्शन हुआ। गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि मिस्र से आए राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जब अल सीसी आए तो वहां पहले से मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जब राष्ट्रपति ने तिरंगे को फहराकर सलामी दी तो कर्तव्य पथ पर मौजूद गणतंत्र के हर नागरिक का रोम रोम रोमांचित हो उठा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। इस बार तोपों की सलामी 105 मिलीमीटर की भारतीय फील्ड गन से दी गई। ये रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती है। तिरंगा फहराने के बाद भव्य परेड शुरू हुई, जिसकी कमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने संभाली। मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार परेड सेकंड इन कमांड रहे। कर्तव्य पथ से ऐतिहासिक लाल किले तक दोनों ओर उत्साही जनता के विशाल हुजूम के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी मंच से परेड का निरीक्षण किया। मिस्र के राष्ट्रपति को भारत में गणतंत्र दिवस उत्सव के लिए आमंत्रित किया गया था, तो पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल शामिल हुआ। दल का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्दुल फताह अल खारासावी ने किया। इस दस्ते में मिस्र के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 144 सैनिक शामिल थे। इसके बाद शुरू हुआ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र का गौरव गान। सेना के तमाम अंगों ने अपनी ताकत का परिचय दिया तो आत्मनिर्भर भारत की झलक भी साफ दिखी। भारतीय तटरक्षक दल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और दिल्ली पुलिस की टुकड़ी, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की टुकड़ी, राष्ट्रीय सेवा योजना NSSS दल ने मार्चिंग परेड में हिस्सा लिया। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाती झांकियों ने सबका मन मोह लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर राष्ट्रव्यापी वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 479 कलाकारों द्वारा की गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने गणतंत्र दिवस परेड में रंग भर दिया।
शो का एक अन्य आकर्षण कॉप्स ऑफ सिग्नल की डेयर डेविल्स टीम द्वारा एक रोमांचक मोटरसाइकिल प्रदर्शन था। इन लोगों ने विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन लोगों ने बाइक पर योग प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। महत्वपूर्ण फॉर्मेशन करतल ध्वनि से भारतीय वायुसेना और नौसेना के विमानों और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस वर्ष समाज के सभी वर्गों के आम लोगों जैसे सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ, नवीन संसद भवन, दूध, सब्जी विक्रेता, पथ विक्रेता आदि के निर्माण से जुड़े श्रम योगियों को कर्तव्य पथ पर प्रमुखता से बैठाया गया था। कर्तव्य पथ पर परेड के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद लोगों के पास गए और उनसे मुलाकात की। लोगों ने पीएम का स्वागत किया। कोविड महामारी से जूझ रही है। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह देश के सैन्य कौशल और सांस्कृतिक विविधता का गवाह बना। देश ने कर्तव्य पथ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया को एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की सैन्य क्षमता की धमक भी दिखी, जिसमें रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का संदेश स्पष्ट था। स्वदेश निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया गया। सशस्त्र बलों के तमाम अंगों ने अपनी ताकत का दम दिखाया और साथ ही दिखे वायुसेना के हैरत अंगेज कारनामे। देश का गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर दिखा देश की रक्षा ताकत का शानदार प्रदर्शन। ऐसा प्रदर्शन जिसमें तीनों सेनाओं, सुरक्षा बलों की टुकड़ियों और स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन ने आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई तो दुश्मन के दिल बैठा देने का हैरत अंगेज प्रदर्शन भी दिखा। पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 मिलीमीटर की भारतीय फील्ड गन से दी गई। इसने पुरानी 25 पाउंडर बंदूक की जगह ली, जो रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती है। परेड में जिन हथियारों का प्रदर्शन हुआ उनमें मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, नाग मिसाइल सिस्टम, BMP-2 SAR-ATH का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्सर गन, ब्रह्मोस मिसाइल, 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मैनेक्साइट कॉलम में मोबाइल नेटवर्क सेंटर और आकाश मुख्य आकर्षण के तौर पर थे। भारतीय नौसेना दल में पहली बार 3 महिलाएं और 6 अग्निवीर शामिल थे। अग्निवीरों के लिए ये पहला मौका है जब उन्हें परेड का हिस्सा बनाया गया। नौसेना की झांकी को इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ थीम पर डिजाइन किया गया था। यह भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं, नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित संपत्तियों को प्रदर्शित कर रहा था। नौसेना की झांकी नौसेना की मेक इन इंडिया पहल को प्रदर्शित कर रही थी। समुद्री कमांडो तैनात ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ नए स्वदेशी नीलगिरी वर्ग के जहाज का एक मॉडल दिखाया गया है। साथ ही स्वदेशी पनडुब्बियों के मॉडल भी दर्शाए गए। IDX स्प्रिंट चैलेंज के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही स्वायत्त मानव रहित प्रणालियों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। वायुसेना की झांकी में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्रा और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी प्रदर्शित किया गया। विशेषज्ञ हथियारों के साथ लड़ाकू गियर में गरुड़ की एक टीम भी प्रदर्शित की गई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की झांकी में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, बैटरी मल्टी फंक्शन रडार और मिसाइल लॉन्चर व्हीकल की 2 इकाइयां भी प्रदर्शित की गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। DRDO की झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर। हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता इसकी ताकत है। गणतंत्र दिवस की परेड में प्रस्तुत झांकियां इसी ताकत को प्रदर्शित करती हैं। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाती 17 राज्यों और 6 मंत्रालयों की यानी कुल 23 झांकियों में क्या रहा खास, आइए देखते हैं।
कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य आयोजन के दौरान रंग बिरंगी झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शक्ति रूपेण संस्थिता विषय पर झांकी प्रस्तुत की गई, जो नारी शक्ति के अद्भुत रूप को प्रदर्शित करने वाली रही। कर्तव्य पथ पर परेड में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय विषय पर झांकी प्रस्तुत की गई। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 भारत की पहल विषय पर झांकी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकियों के जरिए पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्यों व उपलब्धियों को दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय दीपोत्सव को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड में हरियाणा और उत्तराखंड की झांकियां प्रस्तुत की गयी। हरियाणा की झांकी गीता पर आधारित रही, तो उत्तराखंड की झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी दिखाई गई। झांकी की थीम स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात विषय पर रही। पश्चिम बंगाल की झांकी में दुर्गा पूजा को थीम बनाया गया। वहीं महाराष्ट्र की झांकी में राज्य की संस्कृति की झलक देखने को मिली। असम की झांकी में कामाख्या का मंदिर देखा गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर लद्दाख की झांकी दिखाई गई। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की झांकियों ने भी सभी का मन मोहा। कर्तव्य पथ पर झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल की झांकियों को प्रस्तुत किया गया। झारखंड की झांकी में प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन हुए, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश की थीम पर्यटन पर रखी गई। जम्मू कश्मीर की थीम नया कश्मीर थी, तो आंध्र प्रदेश की झांकी में गणतंत्र दिवस परेड में मकर संक्रांति के दौरान किसानों के त्योहार प्रभला तीर्थम को दर्शाया गया। इस वर्ष परेड का एक और आकर्षण पूर्व सैनिकों की झांकी थी, जिसका विषय था संकल्प के साथ भारत के अमृतकाल की ओर एक वयोवृद्ध प्रतिबद्धता। ये पिछले 75 वर्षों में दिग्गजों के योगदान और अमृतकाल के दौरान भारत के भविष्य को आकार देने में उनकी पहल की एक झलक प्रदान कर रही थी। इसके अलावा तमाम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने गणतंत्र दिवस परेड में रंग भर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का विषय 326 महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति था। मैं 5 तार की वीणा हूँ, नारी हूँ, परम प्रवीणा हूँ, जो 17 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के 153 पुरुष नर्तकों द्वारा समर्थित था। वे 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अंतरिक्ष और अग्नि के माध्यम से नारी की शक्ति का चित्रण करते हुए शास्त्रीय लोक नृत्य प्रस्तुत किया। ये दूसरी बार था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में नर्तकों का चयन राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। कर्तव्य पथ पर कलाकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों ने भारतीयता के जो रंग प्रस्तुत किए, उसने भारत भाग्य विधाता के सशक्तिकरण की कहानी बखूबी बयां की। इसने समृद्ध और सुखी भारत की मिसाल भी पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज के भारत में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। आज देश की बेटियां सपने देख भी रही हैं, उन्हें पूरा भी कर रही हैं। देश की नारी शक्ति के बढ़ते सामर्थ्य को सैन्य परेड और झांकियों में बखूबी चिन्हित किया गया। कर्तव्य पथ पर बजा नारी शक्ति का डंका। पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवार ने भी परेड में लिया हिस्सा। नई दिल्ली का कर्तव्य पथ, जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का गवाह बना। देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता समारोह इन मायनों में बेहद खास था कि देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली, जिसमें न्यू इंडिया में नारी शक्ति का प्रतिबिंब रोशन था।
भारतीय नौसेना दल के 144 युवा नाविकों का नेतृत्व कंटिंजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने किया। इस झांकी में डॉर्नियर विमान की महिला चालक दल भी शामिल थी। 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता जब सहायक कमांडेंट पूनम गुप्ता और सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता एस सुगथन के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस का दल कर्तव्य पथ पर उतरा तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ। असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता। के बाद आज इस बार पहली बार सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी में महिला ऊंट सवारों ने भी भाग लिया। ओडिशा निदेशालय की वरिष्ठ अवर अधिकारी सोनाली साहू के नेतृत्व में 148 वरिष्ठ डिवीजन कैडेटों वाली एनसीसी गर्ल्स मार्चिंग टुकड़ी का जोश भी देखने लायक था। चंडीगढ़ की आंचल शर्मा के नेतृत्व में 148 स्वयंसेवकों वाले राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के दल ने मार्च किया। रक्षा क्षेत्र में तो महिला ताकत दिखी ही, सांस्कृतिक झांकियों में भी दिखा नारी शक्ति का दमखम। पश्चिम बंगाल की झांकी में यूनेस्को द्वारा संरक्षित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कोलकाता में दुर्गा पूजा को प्रदर्शित किया गया। तो महाराष्ट्र की झांकी में 3.5 शक्तिपीठ के माध्यम से नारी शक्ति का स्वरूप प्रदर्शित किया गया। तमिलनाडु ने भी राज्य में महिला सशक्तिकरण को उजागर किया तो कर्नाटक ने 3 महिलाओं के अद्वितीय कार्यों को झांकी में जगह दी। केरल ने नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता कात्यायनी अम्मा को चित्रित किया, जिन्होंने 96 वर्ष की आयु में साक्षरता परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास की प्रधानमंत्री की सोच आज हर क्षेत्र में साकार होती नजर आ रही है। न्यू इंडिया के निर्माण में सर्वविदित है देश की नारी शक्ति का योगदान। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित नारी शक्ति पर न्यूज नाइट में आगे करेंगे हम चर्चा भी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देश विदेश में मनाया गया गणतंत्र दिवस। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
Slangon pe Spartan pe gyal khapi Sondo soso jani serce na soksias pe skitsali Rikshun chos luk soso inna kragar yulir gyudzin Agar gel kapıçento Spartadan perivai Lada mimas kuni Shmina solvamos lami Yagara me gelda Tuz gyumstan polusi Ricardo Funchada Lundes Beji Curie Yagara Megalda Tus Dios Dan Polusi Ricardo Funchada Lundes Beji Curie ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। तो देश भर में मनाया गया गणतंत्र दिवस। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आन बान और शान से लहराया गया तिरंगा। राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने राज्य की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा तू शेरे हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू काम पे लुटाए जा निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा चलो दिल्ली पुकार के हमें निशान संभाल के लाल किले। और गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा अध्यक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रदेश कार्यालयों में तिरंगा फहराया। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बांग्लादेश के सीमा रक्षकों के साथ तोहफों का आदान प्रदान किया, तो भारतीय सेना ने पुंछ में नियंत्रण रेखा पर 8000 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में बीएसएफ के जवानों ने समा बांध दिया। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशवासियों से एक साथ मिलकर प्रयास करने की अपील की। हमारे देश के लाखों वीरों ने इस झंडे की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस पर अपने आवास पर तिरंगा फहराया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्रीनगर स्थित लाल चौक के क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराया गया।
यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में बीएसएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। यहाँ के कार्यक्रम की शोभा देखते ही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत विश्व भर में अपने गणतंत्र की ताकत के लिए जाना जाता है। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस विदेशों में भी मनाया गया। कई देशों के उच्चायोगों और दूतावास में भारत के गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और गर्व से तिरंगा भी फहराया और राष्ट्रगान भी गाया। पूरे देश में 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में कर्तव्य पथ पर बेहद खूबसूरत व गर्व के क्षण दिखे। वहीं देश के साथ विदेशों में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीयों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पावन दिन का जश्न मनाया। मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, नेपाल समेत कई देशों में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मालदीव में भारतीय उच्चायोग में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। वहीं श्रीलंका में भी गणतंत्र दिवस का पर्व आयोजित किया गया। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायुक्त में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उपस्थित थे। इस मौके पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने वाले महान सपूतों को याद किया गया। वहीं कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। बांग्लादेश में भी भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया गया। बांग्लादेश में ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में भी गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम हुए। इस मौके पर बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं चीन के बीजिंग में भी भारत के दूतावास ने लगभग 3 वर्षों के बाद चीन के शून्य कोविड प्रोटोकॉल के बिना पहली बार 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर बीजिंग में भारतीय समुदाय के लोग भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद समेत दुनिया के दिग्गज नेताओं ने भी भारत को गणतंत्र दिवस के इस खास दिन पर बधाई दी। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही एक अच्छी खबर भी आई है कि दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन आज लॉन्च की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेजल वैक्सीन को लॉन्च किया और इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। ये एक स्वदेशी वैक्सीन है। नेजल वैक्सीन 2 डोज की होगी। इसे प्रिकॉशन डोज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। नेजल वैक्सीन जो देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आईसीएमआर, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और भारत बायोटेक के सहयोग से ये वैक्सीन तैयार की गई है। भारत हेल्थ को कॉमर्स की तरह नहीं बल्कि सेवा के रूप में देखता है और यही वजह है कि भारत में दवाएं सस्ती हैं। भारत ने कोविड के दौरान 150 देशों को दवा मुहैया कराई है। भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने इस इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए और इंडिया में वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। जब ऐसे कोई पैंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। और भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा कि भारत विश्व के लिए इनोवेशन कर सकता है और अगला दशक इनोवेशन का है। We are really privileged to launch INCOVAC by the Honorable Health Minister and Honorable Science and Technology Minister. And I think this is the first, probably the first vaccine in the world, nasal vaccine delivery. Not the COVID vaccine, but nasal delivery. And I think we're privileged that India could do it. Done extremely very well in the clinical research and shown to the world that India can also innovate and India can do product development.
and make it happen. और न्यूज नाइट में आगे करेंगे चर्चा कर्तव्य पथ पर जो दिखा नारी शक्ति की ताकत, उस पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद अब रुख कर लेते हैं हमारी आज की चर्चा का, क्योंकि गणतंत्र दिवस की जब परेड हुई तो चाहे हम सैन्य बलों की परेड की बात करें या फिर विभिन्न राज्यों की झांकियों की बात करें, नारी शक्ति का संदेश मुखरता से प्रदर्शित किया गया, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशिष्ट मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं सीआरपीएफ की डीआईजी नीतू जी। नीतू जी, आपका स्वागत। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव, जो साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर एनआईवी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, और देश के इकलौते BSL-4 लैब की भी आप अध्यक्ष हैं। डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नीतू जी, जब भी महिलाएं
कर्तव्य पथ पर या राजपथ पर या फिर गणतंत्र दिवस की परेड की बात करें, जब वो मार्च पास्ट करती हैं तो सभी देशवासियों का सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारी देश की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। आप तो 3 दशक से सीआरपीएफ से जुड़ी हैं, हर दौर देखे हैं आपने। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है, सामने दिखाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, सीआरपीएफ को इस बात का फक्र है कि विश्व की पहली वुमेन आर्म्ड बटालियन हमने खड़ी करी। इन पिछले वर्षों में हमारे इस कर्तव्य पथ पर बहुत सी लड़कियां बहुत से तरीके से गुजरी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें एक नए आयाम कायम हुए हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो लोग देश के विभिन्न राज्य क्षेत्रों में ऐसी जगहों पे काम कर रही हैं जहां उन्होंने पहले कभी सपना भी नहीं लिया होगा। हम लेह लद्दाख से लेकर के साउथ इंडिया तक, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह आज के दिन तैनात हैं। हमारे यहाँ कभी ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम ये कर सकती हैं या वो नहीं कर सकती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक मुहिम सी चली है जिसमें ये हो गया है कि हम वो हर काम कर सकती हैं जिसके लिए मानसिक शक्ति हमारे खुद के अंदर है। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि ये सोच प्रबल हुई है जो महिलाएं हमेशा से महसूस करती रही हैं, लेकिन अब उनको अवसर मिल रहे हैं कि वो इस सोच को आगे लेकर आ सके। डॉक्टर यादव, आज आप इस मंच से जब जुड़ी हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण मौका भी है, अवसर भी है, क्योंकि विश्व की पहली नेजल वैक्सीन आज लॉन्च कर दी गई है। तो सबसे पहले तो हम आप सबको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि आप वैज्ञानिकों के कारण ये संभव हो पाया है। कोविड काल में जब हमने कोविड वैक्सीन बनाई तो आपने उस टीम का नेतृत्व किया था जिसमें महिलाएं बहुत ज्यादा थी। आपने भी बहुत लंबा वक्त गुजारा है एक वैज्ञानिक के तौर पर, हर स्तर से होकर आप भी गुजरी हैं। ये जो नारी शक्ति आज हमने कर्तव्य पथ पर देखी, इसका सफर आप किन मायनों में आज के दौर में महत्वपूर्ण मानती हैं? धन्यवाद ममता जी, और मुझे बहुत खुशी है कि आज नीतू जी भी हमारे साथ में हैं और रिसेंटली एनडीए ने भी महिलाओं को लिया है और इवन बहुत सारे और भी जो आर्मी के विंग है वहाँ पे महिलाएं एंटर हो रही हैं और मुझे एक बहुत अच्छा भारत दिख रहा है जहाँ पे बहुत सशक्त महिलाओं का रोल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो कर्तव्य पथ का है कि हमारे पास आज जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है और हम देखते हैं कि जो हमारी मैडम है वो इतनी एक्टिव है, चाहे वो साइंटिफिक इनॉग्रेशंस है या कोई भी इंटरनेशनल विजिट है, और वो अपना मैसेज, इतना अच्छा मैसेज हमारे सभी लोगों को दे रही है। एक तो वहीं से शुरू होता है कि हमारा जो टॉप लेवल का जो नेतृत्व है वहीं से महिलाओं को संबल प्रदान किया जा रहा है। दूसरा, जो आज कर्नाटका, केरला और उसके अलावा महाराष्ट्र, इन सभी जो 4 राज्यों ने दिखाया महिलाओं की अलग अलग झांकियां जो हमारे महिलाओं के अलग अलग भिन्न भिन्न रूप प्रेजेंट करती हैं, जहाँ पे एक 96 इयर्स की एज में महिलाएं पढ़ने का जुनून रख रही हैं और साथ में कोविड के टाइम पे तो हमने देखा ही है कि जो वैज्ञानिक हैं वो वैक्सीन बनाने के लिए, ड्रग्स के लिए काम कर रहे थे, तो वहीं डॉक्टर नर्सेज जो हैं वो हॉस्पिटल्स में कॉन्टिन्यूसली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही थी लोगों की ट्रीटमेंट करने के लिए। और वो पैंडमिक जब 2020 में जब शुरू हुआ तब से लगातार उनका कंट्रीब्यूशन जारी है। बट दिस एक और जो इम्पोर्टेंट चेंज हम देख रहे हैं कि खेल में महिलाओं का जो अभी कुछ सालों में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और हमारी भारतीय जो स्पोर्ट में महिलाएं हैं, चाहे वो क्रिकेट में, हॉकी में या और भी जो बाकी इंडिविजुअल गेम है, उनकी परफॉर्मेंस ओलंपिक में भी बहुत अच्छी लेकिन रही डॉक्टर है। यादव, तो ये क्या आप ये दिखाता है मानती हैं कि खासतौर पर हमने विज्ञान की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अन्य क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में जो एक सोच बनी रही अभी तक कि महिलाएं उतने बेहतर नहीं कर पा रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। विज्ञान में आज के दौर पे जितनी संस्थाएं हैं विज्ञान से जुड़ी हुई, जो विज्ञान को देश में आगे बढ़ा रही हैं, उनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। ये सोच कितनी मुखरता से देश के सामने लानी जरूरी है? जी, पैंडेमिक में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू नजर आया लोगों को कि एक बड़ी जो फोर्स है महिलाओं की वो हमारे देश में, समाज में अलग अलग स्तर पे काम कर रही है। और रिसेंटली CSIR की जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अभी पहली महिला 100 साल के बाद चुनी गई, ये सब दिखाता है कि हमारे समाज में एक ऐसा चेंज आया है जहाँ पे महिलाओं का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। और महिलाएं तो काम हमेशा से करती रही और करती भी रहेंगी क्योंकि हम पॉपुलेशन का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं इस समाज के प्रति
50% ही है, और हमें नहीं लगता है कि आज हमें उन बातों में बिलीव है कि वो कमजोर है या वो कोई चीजें कर नहीं सकती हैं, क्योंकि आज वो ना तो वो फिजिकली संबल हैं, बट उसके साथ ही मेंटली, साइंटिफिकली और हर तरह की जो सुविधाएं हमारे देश में अभी सरकार प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में महिलाओं का इस समाज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और हमें लगातार ये एफर्ट्स करते रहने हैं। जी, और मेरे को लगता है कि उनकी क्षमताओं को तो पहचाना जा ही रहा है, साथ ही उनके करियर में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर कर उनको इनकरेज किया जा रहा है। लेकिन नीतू जी, जब हम रक्षा सुरक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर डिमांड्स अलग होती हैं, वहां की जरूरतें अलग होती हैं, जिम्मेदारियां अलग होती हैं। आप लोग जब ट्रेन करते हैं, आप लोग जब फील्ड में जाते हैं, आप लोग जब असाइनमेंट्स लेते हैं, तो उन चुनौतियों को आप महिलाएं कैसे पार पाती हैं या क्या फर्क उसमें दिखता है? क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में भी रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में भी रही हैं, आप छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्रों में भी तैनात रही हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब एक महिला अपने घर से बाहर कदम बढ़ाती है और फिर वो एक यूनिफॉर्म फोर्स में आती है, ये फोर्स केवल उसको एक प्रशिक्षण नहीं देती है। प्रशिक्षण इस बात का केवल नहीं होता है कि उसकी भुजाओं में कितनी ताकत है, प्रशिक्षण इस बात का है कि उसकी मानसिक शक्ति कितनी है, वो कब ये बात समझ पाती है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो भी मैं करना चाहूँ, आज करना चाहूँ, वो मैं कर सकती हूँ और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हम ये चेंज उसमें आते हुए देखते हैं। वो चेंज उसमें कई तरीके से आता है और उसके कई पहलू भी हैं। पहला सबसे बड़ा चेंज जो उसके अंदर आता है, परिवर्तन जो उसमें आता है, वो उसमें खुद में आता है। दूसरा परिवर्तन उस जगह में आता है जिस माहौल से वो निकल करके आई है। देखिए, जब वो एक यूनिफॉर्म डालती है तो उसकी जिस परवरिश से वो गुजरी है, जिस माहौल में वो रही है, वहाँ वो सडनली एक रोल मॉडल बन जाती है। तीसरा बड़ा चेंज जो हम मानते हैं, जो सबसे बड़ा चेंज हम लाते हैं, वो ये है कि जब हम ऐसे जगह में जाते हैं जहां आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, वहाँ जो सबसे ज़्यादा वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनमें एक तरीके का एक सेटिस्फैक्शन आता है। वो ये समझ सकते हैं कि एक भरोसा है, एक औरत जो एक वर्दी पहन करके उसके सामने खड़ी है, वो सबसे पहला वो मौका है जब ये मेन स्ट्रीम में वापस आना शुरू करेगी। हमारा ये बहुत मानना है कि इन जगहों पे जब हम जाते हैं तो हमारे जाने भर से, उस लड़की को देखने भर से जो माहौल में परिवर्तन आता है, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए हमारा पूरा सामाजिक तंत्र भी जुड़ता है और फिर हम लोग वापस मेन स्ट्रीम में उस इलाके को ला पाते हैं। जी, ऐसे में नीतू जी, सीआरपीएफ की ये भी एक कह सकते हैं विशेषता रही है सीआरपीएफ की कि आपने यूनाइटेड नेशंस में भी ऑल वुमेन कंटिंजेंट भेजा है। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सीआरपीएफ की कि विश्व का पहला फीमेल फॉर्म्ड यूनिट, FFU बोलते हैं, जो कि लाइबेरिया में तैनात किया गया, और सीआरपीएफ का पूरा एक कंटिजेंट लगातार 7 साल तक हम लोग एक एक कंटिजेंट भेजते रहे हैं। ये विश्व की एक पहली बड़ी उपलब्धि रही है हमारे लिए। जब कुछ साल पहले हमारी देश की संसद पे अटैक हुआ तो सबसे पहले उसका प्रतिरोध करने के लिए खड़ी हुई सीआरपीएफ की महिला, जिसको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि PPMG हो या PMG हो या शौर्य के चक्र हो, हमारी महिलाओं ने सब अर्जित किए हैं और इनको हम अपने लिए एक बहुत गर्व और फक्र की बात मानते हैं। जी, डॉक्टर प्रज्ञा यादव, जब हम विज्ञान की बात करते हैं, जब आप महिलाएं काम करती हैं, मैंने अभी करियर का एक सेंटेंस बोला था बीच में, जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो हम सामर्थ्य की बात करते हैं, लेकिन सामर्थ्य के साथ साथ एक सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। ये सपोर्ट सिस्टम किन मायनों में आपको लगता है कि स्वरूप बदल रहा है कि महिलाओं का हाथ थामने के लिए भी अब लोग आगे आ रहे हैं? डॉक्टर यादव, आप जरा अनम्यूट कर लें। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर हम महिलाओं के कैरियर में देखिए, पहला जो फेज होता है जो उनकी एजुकेशन के टाइम पे, और बहुत सारे अलग अलग सोशल प्रेशर की वजह से एक 12th के बाद बच्चियां अपना स्कूल या कॉलेज छोड़ देती हैं। एक तो उनको वहां पे हमें समाज का भी और पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखें। दूसरा, जब वो विवाह करती हैं और जब उनके बच्चे होते हैं, वो एक बड़ा चैलेंजिंग फेज होता है। तो हमें इस तरह का सपोर्ट सिस्टम हमारे समाज में बनाना है, परिवार में बनाना है,
जिससे कि वो उन बच्चों को पालने में हेल्प कर सके। सब अभी जो उनको छुट्टियां और बाकी CCL वगैरह की व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन उसके अलावा हमें एडिशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बच्चों को बड़े होने में टाइम लगता है और बहुत बार वो बीमार होते हैं, अलग अलग तरीके की हेल्प चाहिए होती है। तो जिन सिस्टम में महिलाएं काम करती हैं उन सिस्टम में भी हमें वो सपोर्ट्स क्रिएट करने चाहिए, चाहे वो क्रच की फैसिलिटीज हो या बच्चों को देखभाल करने की फैसिलिटीज हो। और दूसरी जो एक अभी साइंस में भी लाने की कोशिश की जा रही है कि यदि कुछ महिलाएं इन सारी दुविधाओं की वजह से यदि थोड़े समय के लिए अपने कैरियर को एक पॉज दे दे तो वो वापस आ सकें, तो हमें वो वापसी के भी बहुत सारे तरीके महिलाओं के लिए रखने होंगे। और चाहे वो कैसा भी कैरियर हो, चाहे वो साइंस का कैरियर हो या स्पोर्ट्स का कैरियर हो या एजुकेशन का कैरियर हो। और मुझे लगता है कि अगर हम ये सारी सुविधाएं रखेंगे तो जो हमारी एक बड़ी फोर्स है महिलाओं की, वो समाज के उत्थान में उनको बनाने में अग्रणी रहेगी और वो हमेशा उसमें अपना योगदान करते रहेंगे। जी नीतू जी, जब भी सेना की बात होती है ना, तो जो ठोस और कड़े निर्णय लेने होते हैं उसके लिए उच्च नेतृत्व की ओर देखा जाता है। पिछले सालों में आपको इसमें भी कितना बदलाव दिखा कि उच्च नेतृत्व की इच्छा शक्ति रही या दिखी तो फिर निर्णय भी लिए गए और खास तौर पर महिलाओं के लिए रक्षा क्षेत्र में द्वार भी खोले गए? इस बात में मैं हाँ भी बोलूँगी और मैं ये भी मानती हूँ कि जो महिलाएं पहले आईं उन्होंने एक ऐसे द्वार खोले, उन्होंने एक ऐसा पथ लिया कि उस पथ पे ये पॉसिबल हो सका कि ये समझ आ सके कि ये कार्य संभव है। इसका एक नमूना हुआ। दूसरी बड़ी बात ये हुई कि उनके लिए एक ऐसे आयाम जो खोले गए, उसके साथ साथ देखिए ये हम लोग सब मानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो बहुत अच्छी हों। उसके लिए महिलाओं के लिए इस एक माहौल तैयार किया गया उस माहौल में न सिर्फ वो अपने आप को देख सकें, अपने परिवार को देख सकें, आगे बढ़ सकें और हर एक छोटी छोटी रुकावटों को हटाया गया। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में CRPF में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें ये हुआ हो कि आप इतना तक कर सकती हैं और इसके आगे आप नहीं जा सकती हैं। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पूरी मेल बटालियंस भी कमांड करी हैं और इसके लिए न सिर्फ औरत की अपनी इच्छा शक्ति में चेंज चाहिए, एक नेतृत्व में चेंज चाहिए, लेकिन इसमें भी चेंज चाहिए कि जो उसके साथ काम करने वाले कोलीग्स हैं उनके भी सोच में अंतर आया है जी। और पिछले कुछ सालों में ये अंतर दिख रहा है, पता चल रहा है और हम ये आशा करते हैं कि आने वाला समय एक और सुनहरा भारत बनाएगा। बिल्कुल, और आपकी ये उम्मीद हर भारतवासी के दिल की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी और डॉक्टर प्रज्ञा यादव हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए DD न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश आज बसंत पंचमी का पर्व मना रहा है। बसंत पंचमी वो तिथि है जब ज्ञान, विज्ञान व आध्यात्मिक चेतना एक नए शिखर को छूती है। इसी आध्यात्मिक चेतना को एक नई दिशा दिखाता राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय अध्यात्म के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान रखता है। राधा स्वामी सत्संग दयालबाग के दिल्ली केंद्र में एक अनूठा बसंत पंचमी समारोह आयोजित हुआ। समारोह में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल थी। सत्संग की पद्धतियों की विशेषताएं राधा स्वामी सत्संग सभा के दिल्ली केंद्र के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने बताई। ये जो हमारा सत्संग का पद्धति है, इसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, यहाँ पे एक कंप्लीट मैन की सृजना करने के लिए उसको बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप में उसको पूरी तरह से उन्नत करने का है। नंबर 2 है एक सुपरमैन की कॉन्सेप्ट है जो गुरु महाराज ने हमारे चलाई है, जिसमें चारों वर्णों के गुण हो, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सभी गुण एक आदमी में समावेश हो, तो वो उनसे ज़्यादा तरह से समाज के लिए ज़्यादा हितकारी हो पाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, ये ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड एंड फादरहुड ऑफ गॉड, यानी कि पूरा जिसको पूरा दुनिया है उसको एक रूप में जोड़ करके, एक पीसफुल तरीके से जोड़ करके देखने में विश्वास रखता है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय इमारतों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। तो जाते आते हम आपको छोड़े जा रहे हैं इन्हीं इमारतों की इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।